नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को हिंदी साहित्य के इतिहास के विषय में बताऊंगा। हिंदी भाषा का आधार संस्कृत भाषा में खोजा जा सकता है। संस्कृत भाषा में खोजा जा सकता है। आर्यों के प्रचार प्रसार से संस्कृत विकसित हुई, इसमें वेदों की रचना हुई और लौकिक साहित्य का विकास हुआ। इस प्रकार से संस्कृत भाषा के कालखंड को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला भाग आपका वैदिक संस्कृत कहलाएगा। वैदिक संस्कृत। और दूसरा काल आपका कहलाएगा लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत कहलाएगा। वैदिक संस्कृत कालखंड के अंतर्गत जो रचनाएं हुई उनमें से आपके वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, निषद इत्यादि आते हैं। लौकिक संस्कृत कालखंड के अंतर्गत जिन महाकाव्यों की रचनाएं हुई उनमें रामायण, महाभारत, जैसी रचनाएं आती हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि थे और महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास थे। इसके पश्चात जब संस्कृत के बाद संस्कृत हमारी जो है ये प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं में आती है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन थी, तो संस्कृत आएगी आपकी। इसके बाद जब इसका काल समाप्त हो जाता है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का, इसके बाद आता है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। मध्यकालीन आर्य भाषा। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा में पाली, प्राकृत, पाल, अपभ्रंश का स्थान आता है। छठी शताब्दी ईसा पूर्व तक संस्कृत लोक भाषा थी। इसके पश्चात गौतम बुद्ध का प्रादुर्भाव हुआ। बौद्ध धर्म काफी हमारे देश में प्रगति कर रहा था, तो उस समय गौतम बुद्ध जी ने यह घोषणा की कि वो संस्कृत भाषा में अपने उपदेश नहीं देंगे, अपितु वो अपने उपदेश एक ऐसी भाषा में देंगे जो जनसाधारण की भाषा थी, लोगों के बोलचाल की भाषा थी। उस समय ऐसा माने जाने लगा कि संस्कृत विद्वानों की भाषा है, पढ़े लिखों की भाषा है। धीरे धीरे संस्कृत से लोग दूर हटने लगे थे। इसलिए ये आवश्यकता आ गई कि गौतम बुद्ध को अपना जो उपदेश था वो जनसाधारण की भाषा में देना पड़ा। और उस समय की जो जनसाधारण की भाषा थी
वो थी आपकी पाली भाषा। कौन सी भाषा थी आपकी? पाली भाषा। तो गौतम बुद्ध ने अपने जो उपदेश हैं वो पाली भाषा में दिए हैं। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात ये है, आपको बता दूं कि ये जो पाली भाषा है, पाली भाषा के बारे में कुछ बातें बताता हूँ। पाली भाषा को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, मगधी। कहीं कहीं पर यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि पाली भाषा का दूसरा नाम क्या है, तो वो है आपका मगधी। मगधी इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि मगध प्रांत के आसपास के क्षेत्रों में जो भाषा बोली जाती थी वह भाषा मगधी भाषा कहलाई। फिर पाली के बाद आता है प्राकृत। देखिए, प्राकृत का मतलब होता है स्वाभाविक, किसी तरह का कोई बनावटीपन नहीं। तो जो प्राकृत भाषा का पहला स्वरूप था वो हमारा क्या था? पाली भाषा था। फिर पाली आया, पाल आया, प्राकृत आया, प्राकृत के बाद आया अपभ्रंश। अपभ्रंश, अपभ्रंश का अर्थ होता है बिखरा हुआ, टूटा फूटा या बिगड़ा रूप, आप कह सकते हैं बिगड़ा रूप। जो अपभ्रंश का जब बिगड़ा रूप आया तो अपभ्रंश का परवर्ती काल क्या कहलाया? आपका अवहट्ट। अवहट्ट, ये जो आपका अवहट्ट था ये अपभ्रंश का बिगड़ा हुआ रूप था। यही अवहट्ट का परवर्ती काल बाद में हिंदी खड़ी बोली का ये एक क्या हो गया? आपका रूप हो गया। और इसी अवहट्ट से आधुनिक आर्य भाषा विकसित हुई। आधुनिक आर्य भाषा विकसित हुई जिनमें हिंदी खड़ी बोली प्रमुख है। हिंदी खड़ी बोली आपकी प्रमुख है। अब देखिए खड़ी बोली के बारे में आपको बता दूं, शुद्ध शब्द ये है खड़ी बोली। पहले इसे खड़ी बोली कहा जाता था। खड़ी बोली का बिगड़ा हुआ रूप ये आपका क्या है? खड़ी बोली है। जिस प्रकार से आपकी अवधी और ब्रज भाषा हल्की मुलायम भाषा है, उसके तुलना में ये आपकी खड़ी बोली क्या है? थोड़ा कठोर भाषा है। कठोर होने के कारण से इसे खड़ी बोली कहा गया। ये बोली सामान्यतया उत्तर भारत के मेरठ क्षेत्र के आसपास के क्षेत्रों में ये भाषा आपकी बोली जाती थी। खड़ी बोली वास्तव में कोई अकेली एक कोई बोली नहीं है, बल्कि तमाम बोलियों का एक समूह है जिसके अंतर्गत इसमें अनेक बोलियां हैं। खड़ी बोली के अंतर्गत वो सब सम्मिलित की जाती हैं। फिर हिंदी भाषा का जो हिंदी साहित्य का आपका जो इतिहास है, प्रवृत्ति के अनुसार सबसे पहले काल के अनुसार विभाजन बताते हैं आपको। काल के अनुसार हिंदी भाषा के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। पहला आपका है आदिकाल, दूसरा
मध्यकाल और तीसरा है आपका आधुनिक काल। आधुनिक काल, ये जो मध्यकाल है इसको फिर से दो भागों में बांटा गया है, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल बाद में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रवृत्ति के अनुसार हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा है। हम आपको बताते हैं उसका भी काल विभाजन प्रवृत्ति के अनुसार। ये विभाजन आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा की जो है उसी पर आधारित है। पहला है आपका आज का, आज का। दूसरा भक्ति काल। तीसरा रीति काल। चौथा आपका है आधुनिक काल। आधुनिक काल। अब देखिए इसका कालक्रम निर्धारित कर देते हैं। 1050 से लेकर के 1375 ईस्वी आदिकाल का जो कार्यकाल है वो 1050 से 1375 ईस्वी तक है। फिर आता है आपका भक्ति काल। भक्ति काल का है आपका 1375 ईस्वी से लेकर के आपका है ये 1700 ईस्वी तक। फिर आता है रीत काल। रीत काल का है आपका ये 1700 ईस्वी से लेकर के आपका 1900 ईस्वी तक, ठीक है। और आधुनिक काल का आता है आपका 1900 ईस्वी से लेकर के अब तक, प्रेजेंट टाइम तक। फिर इसमें आचार्य ये रामचंद्र शुक्ल के अनुसार था। डॉक्टर नागेंद्र प्रसाद जी ने इसमें कुछ संशोधन किए और वो संशोधन जो था वो ये समयावधि को लेकर के था। तो उनके अनुसार मैं बताता हूं जो वर्तमान समय में वही प्रचलित है डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार। उन्होंने आदिकाल का जो समय है वो 1000 ईस्वी से लेकर के आपका 1350 ईस्वी तक माना। भक्ति काल का आपका 1350 ईस्वी से लेकर के 1650 ईस्वी तक माना। रीत काल का 1650 से लेकर के आपका 1850 ईस्वी तक माना। और आधुनिक काल का 1850 से लेकर के अब तक माना। देखिए आदिकाल, भक्ति काल, रीत काल, आधुनिक काल जो कथ्यों है
इसमें जो समय है वो बदल गया। आदिकाल का कार्यकाल 1000 ईस्वी से लेके 1350 है। भक्ति काल का 1350 से लेकर के 1650 है। रीत काल का 1650 से 1850 है और आधुनिक काल का 1850 से लेकर के अब तक है। आइए अब इसका अलग अलग अध्ययन करते हैं। आदिकाल, आदिकाल को अन्य नामों से भी जाना गया है। जैसे इसी को वीर गाथा काल कहा गया है, वीर काल कहा गया है, बीज पवन काल, चारण काल, कहीं कहीं पर इसे प्रारंभिक काल भी कहा गया है। प्रारंभिक काल भी कहा गया है। इसमें जो ये आदिकाल शब्द है, आदिकाल इसको सबसे पहले हजारी प्रसाद, यहाँ नहीं, यहाँ लिख दिया, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सर्वप्रथम इसे आदिकाल नाम से संबोधित किया। प्रारंभिक काल के नाम से सर्वप्रथम इसे जिन्होंने नाम इसको लिया उनका नाम था जॉर्ज आदि काल हो गया। अब ये जो प्रारंभिक काल नाम से बुलाया, जॉर्ज ग्रियलिन ने सर्वप्रथम आदिकाल को प्रारंभिक काल के नाम से बुलाया। चारण काल के नाम से इसे डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने संबोधित किया। बीज वपन काल के नाम से इसे सर्वप्रथम महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने संबोधित किया। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने संबोधित किया। और वीर गाथा काल के नाम से इसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने संबोधित किया। आदिकाल के साहित्य को दो भागों में बांटा गया है। एक है आपका धार्मिक साहित्य, धार्मिक साहित्य, और दूसरा आपका है क्या, लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य, धार्मिक साहित्य के अंतर्गत आपका आता है सिद्ध,
साहित्य, नाथ साहित्य और जैन साहित्य। जैन साहित्य। और बता दें आपको, ये जो धार्मिक साहित्य है, धार्मिक साहित्य की भाषा आपकी है अवहट्ठ। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत सिद्धनाथ और जैन साहित्यों की रचना हुई, और ये जो साहित्य हैं जिनकी रचना हुई है ये सभी लगभग अवहट्ठ भाषा में है। इसके बाद स्थान आता है लौकिक साहित्य का। लौकिक साहित्य में आप देखेंगे कि सर्वप्रथम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी की शुरुआत यहीं से मानी है, आदिकाल से ही मानी है। उन्होंने सरहपा को हिंदी का पहला कवि स्वीकार किया है। सरहपा ये आपके क्या है, हिंदी के प्रथम कवि, हिंदी के प्रथम कवि। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि हिंदी के प्रथम कवि कौन है, तो वो होगा आपका आंसर सरहपा होगा। इस प्रकार से सरहपा आपके हिंदी के प्रथम कवि हुए। अभी मैंने थोड़ा मिस्टेक कर दिया था, उसको आप सुधार लीजिए, वो सरहपा है। वैदिक ये धार्मिक के बाद आपका आता है लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य, लौकिक साहित्य की भाषा थी आपकी डिंगल। डिंगल, इसमें राजस्थानी हिंदी का प्रभाव था। राजस्थानी हिंदी का प्रभाव डिंगल भाषा में दिखाई देता है। लौकिक साहित्य के अंतर्गत रासो साहित्य की रचना हुई, वो सभी रासो साहित्य डिंगल भाषा में लिखे गए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो था। पृथ्वीराज रासो, और इसके रचयिता महाकवि चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई थे। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य क्या है, तो वो होगा आपका पृथ्वीराज रासो। और प्रथम महाकवि कौन थे, तो वो होगा आपका कवि चंद्रवरदाई होगा। धार्मिक साहित्य के और लौकिक साहित्य के बाद आदिकाल में अमीर खुसरो का भी महत्वपूर्ण स्थान आता है। अमीर खुसरो का जो साहित्य है वो खड़ी बोली हिंदी के अत्यंत निकट है। खड़ी बोली हिंदी के अत्यंत निकट है। इस प्रकार से आदिकाल में आपका धार्मिक साहित्य हो गया, लौकिक साहित्य हो गया, और अमीर खुसरो का भी आपका साहित्य हो गया। अब आदिकाल के बाद स्थान आता है भक्ति काल का। भक्ति काल, ये जो भक्ति काल था ये हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल था। स्वर्ण काल था। कुछ लोगों ने इसे स्वर्ण युग भी कहा है।
स्वर्ण युग भी कहा है। ये जो स्वर्ण काल है, जॉर्ज गियर्सन महोदय ने स्वर्ण काल कहा है, और स्वर्ण युग के नाम से डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने संबोधित किया है। इसे नोट कर दीजिए। अब देखिए, भक्ति काल के अंतर्गत अनेक धाराएं थी, काव्य धाराएं थी। उनमें जो आपका सूफी काव्य धारा थी, सूफी संतों की, और राम काव्य धारा, इनकी भाषा थी आपकी अवधी भाषा थी। अवधी सूफी संतों ने और राम काव्य धारा के संतों ने जो अपनी रचना की है अवधी भाषा में की। जैसे सूफी में आपका मलिक मोहम्मद जायसी जी ने पद्मावत की रचना की। और राम काव्य धारा के अंतर्गत गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की। ये रचनाएं अवधी भाषा में है। फिर इसके बाद राम काव्य और सूफी के बाद स्थान आता है कृष्ण काव्य, जिसमें भगवान कृष्ण को आधार मान करके रचनाएं की गई हैं। ये सारी रचनाएं आपको लगभग सभी मथुरा की ब्रज भाषा में मिलेंगी। ब्रज भाषा, उदाहरण के तौर पर सूरदास प्रमुख कवि हैं, और उनकी एक रचना ले लीजिए आप, सूरसागर। कृष्ण काव्य के बाद स्थान आता है संत काव्य का। संत काव्यों की भाषा थी साधुकड़ी या पंचमेल खिचड़ी। इसके अंतर्गत आप ले सकते हैं कबीरदास, रैदास, स्वामी रामानंद इत्यादि कवि। इसमें कबीरदास की रचनाएं साखी, शबद, रामायणी काफी प्रमुख हैं। फिर ये जो आपकी साधुकड़ी अथवा पंचमेल खिचड़ी भाषा है, ये अत्यंत साधारण भाषा है, लोगों के बोलचाल की भाषा है। इसमें कबीरदास जी ने सामाजिक कुरीतियों के ऊपर बहुत तीव्र प्रहार किया है। अब भक्ति काल के बाद स्थान आता है आपका रीति काल। रीति काल में जितनी भी काव्य रचनाएं हुई वो भी लगभग सभी ब्रज भाषा में ही की गई। रीति काल को एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, श्रृंगार काल। इस समय की जो रचनाएं थी उनमें श्रृंगार रस की बहुलता थी, इस कारण से इसको
श्रृंगार काल भी कहा गया है। इस कालखंड के प्रमुख जो हमारे कवि थे, मीराबाई हो गई, रसखान हो गए, मतीराम हो गए, बिहारी हो गए, इत्यादि अनेक कवि आते हैं। रीत काल के बाद स्थान आता है आधुनिक काल का। आधुनिक काल का सन 1800 में अंग्रेजों ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की और उन्होंने हिंदी खड़ी बोली को प्रमुखता दी। हिंदी खड़ी बोली को प्राथमिकता दी, किंतु उस समय अत्यंत ये विवाद का विषय था कि हिंदी खड़ी बोली का स्वरूप क्या हो। इस बात को लेके अनेक प्रकार के विवाद तत्कालीन समय में थे। उस समय बनारस से प्रकाशित होने वाले पत्र जो था उसमें अरबी, फारसी, उर्दू शब्दों की प्रधानता थी। उसी समय आगरा से एक पत्र प्रकाशित होता था। आगरा से एक पत्र प्रकाशित, जो बनारस से पत्र प्रकाशित होता था, वो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के नेतृत्व में होता था। उन्होंने अरबी, फारसी, उर्दू के शब्दों को प्रमुखता दी और जो आगरा से उस समय एक प्रजा हितैषी नामक पत्र प्रकाशित होता था। इन्होंने संस्कृत निष्ठ शब्दों को प्रमुखता दी। संस्कृत निष्ठ शब्दों को प्रमुखता दी। इस वजह से इन दोनों अतिवादी विचारधाराओं में टकराव होने लगा और अनेक विवाद उत्पन्न हुए। बाद में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने इन दोनों अतिवादी विचारधाराओं से बीच का एक रास्ता निकाला। वो रास्ता ये था कि खड़ी बोली हिंदी में संस्कृत, उर्दू, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, आदि भाषाओं के प्रमुख शब्दों को उन्होंने स्थान दिया और यह सुनिश्चित किया कि खड़ी बोली हिंदी में इन सभी का महत्वपूर्ण स्थान होगा और बीच का एक रास्ता निकालते हुए उन्होंने हिंदी खड़ी बोली को आगे ले जाने का प्रयास किया। इसी क्रम में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को खड़ी बोली हिंदी गद्य का जनक भी बोलते हैं। हरिश्चंद्र जी को खड़ी बोली हिंदी गद्य का जनक भी बोलते हैं। इसके पश्चात सन 1903 में
आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्र, जो उस समय का एक प्रतिष्ठित पत्र हुआ करता था, इसका संपादक का उन्होंने पद ग्रहण किया। संपादक का पद ग्रहण किया। ये जो सरस्वती पत्र था, इसकी प्रिंटिंग इलाहाबाद में होती थी, इलाहाबाद में, और इसका प्रकाशन होता था बनारस से। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा कि खड़ी बोली हिंदी गद्य और पद्य दोनों की भाषा होगी। और उस समय अनेक ऐसे लेखक कवि थे जो हिंदी खड़ी बोली को विविध रूपों में लिखते थे, जिसका कोई निश्चित आकार, प्रकार, व्याकरण नहीं था। उसमें अनेक प्रकार की त्रुटियां थी। उन त्रुटियों को इन्होंने दूर करने का भरसक प्रयास किया और हिंदी व्याकरण की रचना उस समय एक प्रसिद्ध विद्वान थे, कामता प्रसाद गुरु जी ने हिंदी व्याकरण की रचना की। इस प्रकार से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी खड़ी बोली को एक नया रूप, नया आयाम देने का सार्थक प्रयास किया। आधुनिक काल में भारतेंदु युग के बाद का जो काल आता है वो महावीर युग के नाम से जाना जाता है। हिंदी भाषा हमारे स्वतंत्रता आंदोलन की प्रमुख भाषा रही है। जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, इसके पश्चात हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला। वर्तमान समय में हमारे देश के एक बहुत विस्तृत भूभाग में हिंदी भाषा पढ़ी जाती है, लिखी जाती है, बोली जाती है। यहाँ तक कि विदेशों में भी इसका व्यापक प्रचार प्रसार है। किंतु यह अत्यंत दुर्भाग्य का विषय है कि आज तक हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं मिल सका है। राजभाषा का ही सिर्फ इसे दर्जा मिला है। प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है।